तो लास्ट क्लास में हमने आपके देखा था क्या कि डेमोक्रेसी कहते कैसे हैं, डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है, इलेक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके इलेक्शन की मेथड्स कौन सी होती हैं, इलेक्शन कितने टाइप का होता है, डेमोक्रेसी के अंदर आपके गवर्नेंस सिस्टम यानी कि शासन प्रणाली, ठीक। आज हम देखते हैं डेमोक्रेसी में कंसंट्रेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति संकेंद्रण, ये क्या होता है। तो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, तो डेमोक्रेसी में हमें देखना है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति संकेंद्रण, कि पावर कहां आपके कंसंट्रेट है, पावर कहां वेस्टेड है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर के ब्याह पर आपके डेमोक्रेसी के अंदर दो सिस्टम होते हैं, एक फेडरल सिस्टम और एक यूनिटरी सिस्टम, ठीक, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। तो क्या होता है फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम, सुना है कुछ आइडिया। ये सुना है, अब स्टेट्स में आ गई, सुना नहीं है तो क्या बोलते हैं। तो फेडरल सिस्टम, ठीक, समझना, एक एग्जांपल से समझना दोनों को, ठीक, उसके बाद में आप फिर खुद ही बता दोगे कि फेडरल सिस्टम क्या होता है और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। मान लो आपके कोई एक फैमिली है, ठीक है। अब फैमिली है तो फैमिली में आपके सबसे टॉप पे कौन होंगे, फादर, ठीक है। अब फादर के बाद मदर और आपके हो गए बच्चे, मान लिया इस फैमिली में एक बॉय और एक गर्ल, ठीक। ये है आपके कोई एक फैमिली, हम दो हमारे दो वाली। तो अब यहां आपके समझना, पूरी फैमिली के सर्वाइवल का दायित्व किसके पास में है, फादर के हाथ में, ठीक है। फादर इस फैमिली को चलाने के लिए या तो कोई जॉब कर रहे होंगे या फिर कोई बिजनेस कर रहे होंगे, ठीक है। अब मान लिया कि ये फादर आपके कोई जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के बदले में इन्हें आपके मिलते हैं महीने में 10,000 रुपए, यह है मान लिया इनकी सैलरी, ठीक है। अब 10,000 रुपए आपके इनको मिले, ठीक। 30 तारीख को शाम को ये ऑफिस से घर आ रहे थे दिल्ली मेट्रो से, अचानक से मोबाइल पे मैसेज आया, इन्होंने मोबाइल निकाला तो उस पर मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड INR 10,000। इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए, ठीक है। जब ये मैसेज किसी के आपके मोबाइल में आता है तो चेहरे की मुस्कुराहट बदल जाती है इसी मैसेज पे। अब ये बदली हुई मुस्कुराहट के साथ घर पे पहुंचे, बेल बजाई, मदर ने डोर खोला और इनकी बदली हुई मुस्कुराहट देख के मदर समझ गई सैलरी आ गई। तो मदर ने निगाह ही निगाह में इशारा किया, चुपचाप निकाल के दे दो, नहीं तो छुड़ाए तो वैसे भी जाने हैं, ठीक।
तो अब यहां आपके ये फादर जब घर पे पहुंचे तो घर पे पहुंच के इन्होंने चुपचाप आपके मदर के हाथ में दे दिए कितने, 5,000। ठीक है, और मदर से कहा कि पूरे महीने का घर का जो काम है वो आप करोगे, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये आप डिसाइड करो, और ये रहे उस काम को करने के लिए पैसे। ठीक, जब ये पैसे बट रहे थे तो बच्चों ने भी सुन लिया, पैसा बट रहा है, तो ये भी आ गए बाहर कि हम भी। ठीक, तो यहां आपके इस लड़के को 1,000 रुपए दिए और लड़की को 1,000 रुपए दिए, कहा कि ये आपकी पॉकेट मनी हो गई, यही आपके ट्यूशन फीस है, इसी से ही आपको क्या करना है, स्टेशनरी लेना है, यही आपका पूरा खर्च है, जो करना है इस 1,000 रुपए में आपको करना है। ठीक है, और इनके पास आपके अब टोटल बचे कितने, 2,000, यही बचा ना। ठीक, अब यहां देखना, अरे कितने भी बचे, यहां गणित थोड़ी चल रहा है, हम तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक, तो अब आपने यहां देखा क्या, आपने यहां देखा ये कि फादर ने आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को उनकी काम बता दिए और उस काम को करने के लिए पैसा दे दिया। ये दो चीजें आपके देखी। ठीक है, फादर यहां फैमिली मेंबर्स के काम में कभी कोई इंटरफियर नहीं करेंगे, फैमिली मेंबर कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनको उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी गई और उनको उनका पैसा दे दिया गया। ठीक, फादर का इंटरफियर अब होगा कब, ये और समझ लो, अगर आप कहीं दारू की दुकान पर खड़े मिल गए तब बहुत तगड़ा इंटरफियर होगा और वहां से बजाते हुए घर लाएंगे आपको। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरफियर तभी होगा जब फैमिली के ऑनर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, अदरवाइज वो इंटरफियर नहीं करेंगे। इसका मतलब आपके सिस्टम ये हुआ कि अब इस सिस्टम को आप समझो, ये है आपके फादर, देश के अंदर सेंटर, ये तीनों देश के अंदर हो गए। ये 10,000 रुपए क्या हो गया, और ये हो गया आपके इस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। ठीक, तो आपने यहां देखा क्या फेडरल सिस्टम में, इससे इतना तो आपको क्लियर हुआ, एक ऐसा सिस्टम जहां सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां स्टेट अपनी पावर का यूज करने में क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, उन्हें ऑटोनॉमी मिली हुई है अपनी पावर्स को यूज करने की। सेंटर यहां तब तक इंटरफियर नहीं कर रहा जब तक आपके कोई नेशनल इंटरेस्ट, ठीक, या फिर कोई सॉवरेनिटी कोलैप्स का कोई इशू ना आ रहा हो। ठीक, फादर का इंटरफियर कब हुआ, जब आपने कोई ऐसा काम किया कि उनकी इज्जत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा, तभी इंटरफियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहां क्या है कि आपके एक ऐसा सिस्टम जहां सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेंटर के पास अपनी पावर है, ठीक, स्टेट के पास अपनी पावर है। सेंटर अपनी पावर का यूज अपने तरीके से कर रहा है, स्टेट अपने तरीके से कर रहा है। ठीक है, इंटरफियर तब है जब दोनों की पावर एक दूसरे के साथ क्या कर जाए, कोलैप्स कर जाए। यानी कि इंटरफियर कब है कि मान लिया कि आप ठेके पे लाइन में बेटा लगाए, पीछे ही बाप लगाए, ऐसी स्थिति अगर देख ली गई तो इसका मतलब पावर कोलैप्स हो रही ना, यहां आया ना कि साथ में ही बैठ जाओगे। तो नेक्स्ट, तो ऐसी स्थिति में आपके इंटरफियर होने की सिचुएशन है। अब यहां दूसरा समझना, क्लियर हुआ है कि फेडरल सिस्टम हम कहते कैसे। अब सेकेंड सिस्टम है आपके यूनिटरी सिस्टम। अब यूनिटरी सिस्टम में भी अब हम देखें फिर एक एग्जांपल, ये है आपके फादर, मदर, बॉय और गर्ल, ये कोई दूसरी फैमिली है आपके। अब ये जो भी XYZ फैमिली है आपके सर्वाइवल के लिए, तो ये फादर भी काम कर रहे होंगे, ये भी आपके 10,000 रुपए आपके कमा रहे हैं। ठीक है, अब इन्हें भी आपके सैलरी मिली 30 तारीख को। अब ये घर आए और घर आते ही आपके फैमिली के सभी मेंबर्स को बुलाएंगे, किधर आओ सभी लोग, और सबसे कहेंगे देखो ऐसा है, सैलरी तो आ गई है लेकिन पैसा बहुत मेहनत से कमाया है हमने, ठीक, इसलिए आप लोगों को खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा, जो जरूरी काम हो हमें बताओ, सब व्यवस्था हम करके देंगे। ठीक है, यानी कि इन्होंने इन तीनों के हाथ में कोई पैसा नहीं दिया। ठीक है,
तो अब यहां आगे क्या हुआ कि अब ये भले ही इन तीनों के हाथ में पैसा ना दें, लेकिन इन तीनों के सर्वाइवल किसकी जिम्मेदारी है? फादर की। सर्वाइवल तो कराना है इनको। तो अब आपके मदर कहेंगी इनसे कि ठीक है, आप पैसा अपने पास रखो, हमें जो जरूरत होगी हम उसके लिए आपसे बोलेंगे। ठीक है, तो मदर ने कहा कि हमें सब्जी लेके आना है, तो फादर ने कहा एक काम करो, आप 100 रुपए रखो और आप ही जाके ले आओ। अब मदर आपके सब्जी लेने गई, ठीक, और सब्जी लेके आपके वापस आई। तो वापस मदर आई, आपके अभी सब्जी का थैला जमीन पे रखा नहीं था, उससे पहले फादर पूछते हैं कितने पैसे बचे? मदर ने कहा 12 रुपए। फादर ने कहा वापस करो। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपके ये हुआ, ऑल पावर वेस्टेड इन सेंटर। ऑल पावर वेस्टेड इन सेंटर, समस्त शक्तियां केंद्र में निहित। ठीक, तो यहां आपके स्टेट्स को कोई शक्तियां दी जा रही हैं? नहीं दी जा रही। उतनी ही दी जाएंगी जितनी जरूरी होंगी। अगर थोड़ी भी एक्स्ट्रा पहुंच गई तो उसको वापस उठा लिया जाएगा। ठीक, तो ये होता है कौन सा सिस्टम? यूनिटरी सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम जहां सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता हो। ठीक, इसका मतलब फेडरल सिस्टम में स्टेट की ऑटोनॉमी ज्यादा होगी। ठीक, यूनिटरी सिस्टम जहां ऑल पावर वेस्टेड इन सेंटर, समस्त शक्तियां केंद्र में निहित हो। इसका मतलब यूनिटरी सिस्टम में स्टेट्स की ऑटोनॉमी कैसी होगी? जब पावर ही नहीं है तो ऑटोनॉमी गाएगी। तो यूनिटरी सिस्टम में स्टेट्स की ऑटोनॉमी कम होगी, राज्यों को आपके निर्णय लेने की स्वतंत्रता कम होगी। तो यह सिस्टम होता है फेडरल एंड यूनिटरी। ये नोट थोड़ी ना करना है, इसे नोट करने के लिए नहीं लिखाया है, समझाने के लिए बताया था। ये तो कर लिया नोट, बहुत अच्छे। कर लिया नोट?
डेमोक्रेसी में कंसंट्रेशन ऑफ पावर के बिहाफ पर आपके दो सिस्टम होते हैं, ठीक है। पहला सिस्टम फेडरल सिस्टम और दूसरा सिस्टम आपके यूनिटरी सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फेडरल सिस्टम में स्टेट्स की ऑटोनॉमी ज्यादा होती है क्योंकि यहां पावर मिलती है स्टेट को। वहीं यूनिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। सारी की सारी पावर किस पर है? सेंटर के पास, ठीक। तो यहां जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी होती है वो क्या होती है? कम होती है, ठीक है। अब यहां याद रखना फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है और यूनिटरी सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंडिया कौन से सिस्टम में, दोनों में से किसमें? चलिए नोट। तो फेडरल सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, यूनिटरी सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल यूके, ठीक। और इंडिया जो है वो है आपके क्वासी फेडरल सिस्टम, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ फीचर तो आपके फेडरल सिस्टम के हैं और कुछ फीचर आपके यूनिटरी सिस्टम के। अब नेक्स्ट यहां समझना, फेडरल सिस्टम के मेजर फीचर क्या होते हैं, यूनिटरी सिस्टम के मेजर फीचर क्या होते हैं, और फिर अगर हम इंडिया को क्वासी फेडरल सिस्टम कहते हैं तो इंडिया के अंदर कौन से फीचर फेडरल है और कौन से फीचर यूनिटरी, ठीक है।
लिया नोट। तो नेक्स्ट, तो फेडरल सिस्टम यानी कि आपके संघात्मक व्यवस्था के हम मेजर फीचर देखें। ठीक है, अगर किसी देश में फेडरल सिस्टम है तो वहां ये फीचर आपके होंगे ही होंगे। कौन से फीचर? पहला, रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। उस देश में होगा आपके एक रिटन यानी कि लिखा गया संविधान, और सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब सबसे टॉप पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बाकी की जितनी भी बॉडीज है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रह के वो अपना काम करेंगे। ठीक है। दूसरा, आपके इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि जुडिशरी के ऊपर आपके किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तीसरा, ड्वेल्व गवर्नमेंट, दो स्तर की सरकार, एक सेंटर और एक स्टेट। तीसरा, आपके सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिस्क्राइब होगा कि कौन से आपके वर्क सेंटर करेगा, कौन से स्टेट करेगा और कौन से दोनों मिलकर करेंगे। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बनी होगी 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वे सब्जेक्ट होंगे जिन पर सेंटर एक्ट बनाएगा कानून, स्टेट लिस्ट में वे सब्जेक्ट होंगे जिन पर स्टेट कानून बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट में वे सब्जेक्ट होंगे जिन पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा फेडरल सिस्टम में आपके हमेशा होता है 12 कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर का अलग एंड स्टेट का अलग। फेडरल सिस्टम में आपके होती है ड्वेल सिटीजनशिप, यानी कि व्यक्ति सेंटर का भी नागरिक होगा और स्टेट का भी नागरिक होगा। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम समझते हैं यूनिटरी सिस्टम के फीचर। नोट कर लिया है? चले आगे।
हाँ, किसमें? जैसे फॉरेस्ट, एजुकेशन, मेजरमेंट, ठीक, वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, जस्टिस अंडर हाई कोर्ट। चलिए नोट। अब नेक्स्ट अगला समझना। तो यूनिटरी सिस्टम के अगर हम मेजर फीचर, प्रमुख विशेषताएं आपके देखें, तो सबसे पहले आपके यूनिटरी सिस्टम में रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक, सामान्यतः तो इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होता, और जब तक रिटन नहीं होगा वो सुप्रीम वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम होने के लिए ओरल वर्ड कभी भी सुप्रीम नहीं होते, और सुप्रीम अगर कुछ होगा तो वो क्या हो सकता है? रिटन। ठीक, अब यहां याद रखना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती, 12 गवर्नमेंट नहीं होता, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, सेंटर। और अगर गवर्नमेंट एक है तो फिर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? एक ही गवर्नमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ये भी नहीं है। इसके अलावा यहां सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एकल संविधान, पूरे देश का एक ही, सिंगल सिटीजनशिप, पूरे देश की एक ही सिटीजनशिप। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? इंडिया पे। इंडिया को हम क्वासी फेडरल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर आपके कुछ फीचर तो है फेडरल और कुछ है यूनिटरी। तो हम ये देखते हैं कि इंडिया को आपके जो हम क्वासी फेडरल कहते हैं, तो कौन कौन से फीचर इंडिया में फेडरल है और कौन कौन से फीचर यूनिटरी हैं।
यूनिटरी सिस्टम में स्टेट्स होते ही नहीं है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना ऊपर से नीचे तक, गवर्नमेंट नहीं होती। कर लिया नोट। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि इंडिया को हम कहते हैं क्वासी फेडरल सिस्टम, अर्ध संघीय व्यवस्था। तो इंडिया को क्वासी फेडरल सिस्टम आपके कहा था किसने? केसी वेयर। ठीक है, तो इंडिया के अंदर आपके फेडरल और यूनिटरी दोनों ही फीचर आपके मिलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से फेडरल फीचर इंडिया के अंदर हैं और कौन कौन से यूनिटरी फीचर इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, नोट कर लिया। तो सबसे पहले आते हैं हम फेडरल फीचर, कौन कौन सी संघीय विशेषताएं भारत के अंदर है। इंडिया के अंदर रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल है, फेडरल फीचर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी है फेडरल फीचर। कौन सा? प्रैक्टिकल में नहीं है, सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया में। जब हम चेक एंड बैलेंस की थ्योरी देखेंगे ना, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, तो प्रेजेंट में जुडिशरी दोनों पे भारी है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पे। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये भी है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखना, जुडिशरी के अंदर आपके इंडिपेंडेंट क्यों नहीं दिखती? क्योंकि नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है। तो जब नेपोटिज्म किसी सिस्टम में ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफियर उसमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला सिस्टम, 12 गवर्नमेंट इंडिया में है, बिल्कुल है, सेंटर और स्टेट दोनों पे। इसके अलावा आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो भारत के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट का निर्माण है और तीनों ही लिस्ट में आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि किन सब्जेक्ट पे सेंटर एक्ट बनाएगा, किन पे स्टेट बनाएगा और किन पर दोनों मिलकर बनाएंगे। तो ये तो है आपके कौन से फीचर? फेडरल फीचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद में दूसरा याद रखना है यूनिटरी फीचर। अब यूनिटरी फीचर की बात करें तो सबसे पहले सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में आपके सिर्फ एक संविधान है, सेंटर एंड स्टेट दोनों का, यहां स्टेट का अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। दूसरा सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, भारत में व्यक्ति सिर्फ आपके भारत का नागरिक हो सकता है, किसी स्टेट का नागरिक नहीं हो सकता। तीसरा आर्टिकल 3, एबोलिशन क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, किस राज्य का कब निर्माण करना है, किस राज्य के क्षेत्रफल को कम करना है, क्षेत्रफल को बढ़ाना है, कब एक राज्य को तोड़ के दो बनाने हैं, कब दो को हटा के एक बनाना है, ये सब किसके हाथ में है? पार्लियामेंट। यानी स्टेट्स का निर्माण और स्टेट्स की समाप्ति भी पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, तो ये कैसा फीचर है? यूनिटरी। ठीक है, क्योंकि यहां स्टेट्स की ऑटोनॉमी प्रभावित होती है। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर होता है वो आपके स्टेट के अंदर सेंटर के एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, और गवर्नर की रिपोर्ट पे ही आपके सेंटर गवर्नमेंट में आपके प्रेसिडेंट रूल लगाता है स्टेट पे और स्टेट के शासन को अपने हाथ में ले लेता है। तो इसका मतलब आपके गवर्नर के द्वारा आपके जो सेंटर होता है वो स्टेट पे हमेशा अपना कंट्रोल रखता है। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ऑल इंडिया सर्विसेज की खास बात ये होती है कि ऑल इंडिया सर्विसेज बेस्ड सर्विसेज होती है जिनका रिक्रूटमेंट, जिनकी ट्रेनिंग और जिनका कैडर एलोकेशन कौन करता है? सेंटर गवर्नमेंट। ठीक, इन सर्विसेज के जो आपके एम्प्लॉय होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट में आपके अपनी सर्विसेज देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर सिर्फ इमीडिएट कंट्रोल होता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स को सिर्फ आपके ट्रांसफर कर सकती है या सस्पेंड कर सकती है, सर्विस से रिमूव नहीं कर सकती। इनके ऊपर जो फाइनल कंट्रोल आपके हो सकता है वो आपके किसका होता है? सेंटर। ठीक है, यानी कि किसी आईएएस को अगर सर्विस से रिमूव करना हो तो स्टेट नहीं कर सकती, ये सेंटर ही करेगा। ठीक, तो अब यहां नेक्स्ट आगे याद रखना, तो ऑल इंडिया सर्विसेज, तो इनके ऊपर स्टेट्स का कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके स्टेट के ऊपर ठीक केंद्र अपना कंट्रोल रखता है इन ऑल इंडिया आपके सर्विसेज के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला, अब यूनिटरी सिस्टम का अगला फीचर याद रखना,
लिया नोट? तो भारत में अगर हम और यूनिटरी प्रोविजन देखें तो एक तरफ तो आपके इंडिया में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन किया गया है, लेकिन वहीं आपके कुछ सिचुएशन में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर एक्ट बना सकती है, ऐसा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो इसका मतलब आपके क्या हुआ, सेंटर ज्यादा पावरफुल है, स्टेट की पावर का क्या हो रहा है, यहाँ वायलेशन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके कंकरेंट लिस्ट पे कौन ज्यादा पावरफुल है, सेंटर। अगर कंकरेंट लिस्ट पे सेंटर और स्टेट दोनों ने कानून बनाया है और अगर स्टेट का कानून सेंटर के कानून को वायलेट कर रहा है तो स्टेट का कानून नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा किसी भी इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आपके किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में कौन ज्यादा पावरफुल है, सेंटर। ठीक है, तो हम यहां आपके देखते क्या है कि इंडिया का जो सिस्टम है वो आपकी सामान्य स्थिति में तो आपके फेडरल सिस्टम की तरह बिहेव करता है, लेकिन किसी भी प्रकार की आपके इमरजेंसी में ये फेडरल से इमीडिएट कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, यूनिटरी सिस्टम में। इसलिए इंडिया के सिस्टम को हम आपके कहते हैं क्या, क्वासी फेडरल सिस्टम। ठीक है, अब यहां याद रखना ये सारी विशेषताएं आपने देखी फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम की। ठीक, अब यहां एग्जाम में कई बार आपके पूछ लेते हैं कि विच वन इज द फेडरल फीचर और विच वन इज द यूनिटरी फीचर। अगर एग्जाम में ये भी याद ना रहे कि कौन सा फेडरल फीचर है, कौन सा यूनिटरी फीचर है, तो एक पॉइंट याद रखना, हर वह फीचर जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी को बढ़ाता है वो फेडरल फीचर है, हर वह फीचर जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी को कम करता है वो यूनिटरी फीचर है। ठीक, कोई भी फीचर देख के आप ये समझ जाना कि इसमें स्टेट की ऑटोनॉमी कम हो रही है तो यूनिटरी फीचर है, और स्टेट की ऑटोनॉमी अगर बढ़ रही है तो ये फेडरल फीचर है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो ये हमने आपके देखा क्या, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देखा स्टेट, स्टेट के बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाद डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के जो आपके बेसिक होते हैं वो समझा। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और जुडिशरी, इनका सबका काम करने का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके गवर्नमेंट में सेंटर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार।
कर लिया नोट? नोट कर लो, नहीं तो पिक्चर शूट कर लो, समझा? फिर क्या हुआ? कर लिया? हमने थोड़ा डर के रख लिया। होते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में भी लिखा है उसमें एक्सेप्शन। देखना अब, तो गवर्नमेंट में हम सबसे पहले देख रहे हैं सेंटर गवर्नमेंट, यानी कि आपके केंद्र सरकार। ठीक है, गवर्नमेंट है तो यहां 3 पिलर होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की आपके कौन सी फॉर्म है? पार्लियामेंट्री। ठीक, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपके एक ऐसा सिस्टम होता है जो कोलिजन ऑफ पावर के ऊपर आपके बेस्ड होता है, शक्ति संलयन के सिद्धांत के ऊपर। अर्थात यहां एग्जीक्यूटिव का जो फॉर्मेशन होगा वो लेजिस्लेटिव से होगा। ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, अब यहां देखना आपके इंडिया के अंदर सबसे पहला पिलर लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा आपके जुडिशरी। तो आपके लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव किसे कहते हैं हम? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 होते हैं पार्ट और 2 होते हैं हाउस। ध्यान रखना, हाउस कितने? 2, पार्ट कितने? 3। 3 पार्ट में अपर हाउस, लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट, और हाउस सिर्फ अपर हाउस एंड लोअर हाउस। पार्लियामेंट के अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा। राज्यसभा में 245 सीट्स, 245 एमपी, लोअर हाउस लोकसभा में 545 एमपी। ठीक है, अब यहां आगे समझना, ये तो सिर्फ आपने इसका बेसिक फॉर्म देखा। दूसरा समझना एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव भारत में 2 प्रकार की होती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं किसको? ब्यूरोक्रेसी को। ठीक है, अब यहां आपके जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसका काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस देना, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ 5 साल के लिए आई है। ठीक, और ये परमानेंट काम कर रहे हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि पहले की सरकारें क्या करके गई हैं। पहले की सरकारों के डिसीजन से कौन इनको इन्फॉर्म करेगा? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये ब्यूरोक्रेसी इन्फॉर्म करेगी और ये बताएगी कि अब इसके आगे करना क्या है हमें। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अगर हम टीयर देखें तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो टोटल मिनिस्टर होंगे इनकी जो संख्या होगी वो आपके कितनी होगी? मैक्सिमम लोकसभा का 15%। ठीक है, इंक्लूडिंग पीएम। तो इसमें सबसे टॉप पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? पीएम। पीएम के बाद दूसरे रैंक के मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर, तीसरे स्टेट मिनिस्टर, चौथा स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट और 5वां डिप्टी मिनिस्टर। हर मिनिस्टर से अटैच आपके ब्यूरोक्रेसी का एक सेक्रेटरी होगा। जैसे कि आपके पीएम, पीएम से अटैच होता है कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी। पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी सारे ब्यूरोक्रेट्स का हेड होता है। ठीक, देश का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, अब यहां याद रखना, अब कैबिनेट मिनिस्टर में जैसे होम मिनिस्टर से होम सेक्रेटरी अटैच होगा, डिफेंस मिनिस्टर से डिफेंस सेक्रेटरी अटैच होगा, और ये ऐसे पूरा सिस्टम चलता रहेगा। अब सिस्टम आपके चलता कैसे है कि भारत में होते हैं जनरल इलेक्शन, आम चुनाव हर 5 साल में हुए। लोकसभा के जब आपके जनरल इलेक्शन यानी कि आम चुनाव आपके होते हैं तो कैसा इलेक्शन होता है? डायरेक्ट इलेक्शन, जनता वोट देती है। 545 सीट आपके ये हुई। 545 सीट में से जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट आती है वही पार्टी निर्माण करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, यानी पीएम और मिनिस्टर उस पार्टी के होंगे जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी होगी। ठीक है, दूसरा याद रखना कि ये जो आपके ब्यूरोक्रेसी है किसके कंट्रोल में वर्क करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री जब चाहे इनको तब हटा सकता है। इसका मतलब आपके ब्यूरोक्रेसी किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन अगर पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाना है तो ये किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? लोकसभा। जब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तभी पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर किसी एमपी को हटाना है तो ये पावर किसके पास है? पब्लिक। 5 साल बाद जनता उठा के उसे बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ठीक इसी तरीके से आपके राज्यों के अंदर होती है विधानसभाएं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन डायरेक्ट। एमएलए किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? पब्लिक। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए होते हैं ये इलेक्ट करते हैं किसको? राज्यसभा एमपी को। ठीक है,
अब इसके बाद में नेक्स्ट समझना, अब बचा आपके कौन, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कैसा, इनडायरेक्ट, जनता तो भाग लेती नहीं है, तो फिर कौन लेगा, राज्यसभा एमपी, लोकसभा एमपी और एमएलए ऑफ स्टेट, ये लेते हैं भाग किसके लिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। ठीक, इस पूरी व्यवस्था पे अल्टीमेट कंट्रोल किसका है, इस पूरी व्यवस्था पे अल्टीमेट कंट्रोल है इसका, जनता। हम कहते हैं ना डेमोक्रेसी में जनता सुप्रीम होती है। जनता क्यों सुप्रीम होती है, क्योंकि पब्लिक जब चाहे तब यहां चेंज कर सकती है, या पब्लिक ही तो चेंज करेगी, पब्लिक जब चाहे यहां चेंज कर सकती है, यहां चेंज हुआ तो यहां चेंज हुआ, यानी कि यहां तक ये चेंज दिखेगा। ठीक, और जब आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी लोकसभा में चेंज हुआ तो यहां चेंज आ गया और यहां का चेंज दिखाई देगा यहां, यानी कि पूरे सिस्टम के आपके जो सेंटर पॉइंट पे है या जो ग्रास रूट लेवल में वो है पब्लिक। ठीक, यानी पब्लिक जिस दिन चाहे उस दिन पूरी व्यवस्था को आपके एक इलेक्शन में बदल सकती है, लेकिन पब्लिक ऐसा चाहेगी नहीं। राइट, कहां चाहती है पब्लिक, चाहे तो बदल ही देती ना अब तक। ठीक है, हम दोष देते हैं किसको, लीडर्स को, लेकिन लीडर्स को इलेक्ट कौन करता है, करते तो हम ही है ना। ठीक है, तो पब्लिक चाहे तो कभी भी बदल सकती है सिस्टम, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सुप्रीम पावर हमेशा होती है पब्लिक, जनता। ब्यूरोक्रेट्स को ये कंट्रोल करेंगे ना, ये बैठे तो है ऊपर, यहां अच्छे लोग आएंगे तो ब्यूरोक्रेसी तो तुरंत सुधर जाएगी। जब तक ऊपर से पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि 1 रुपए की भी रिश्वत ले लें वो। ठीक, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं करते गलत, उन्हें पता है कि अगर उनके ऊपर जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो बहुत स्ट्रांग है और 1 मिनट में सस्पेंशन के ऑर्डर आ सकते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी तो अपना काम ईमानदारी से करती है। ठीक है, हाँ, वो ज्यादा अच्छे थे पढ़े लिखों से, हाँ सच्चाई है। अनपढ़ नेता थे तो उनकी जो सोच थी या उनका जो रिश्वत लेने का तरीका था या फिर उनका जो संभावनाएं थी वो लिमिटेड थी। अब आजकल पढ़े लिखे नेता आ गए अनलिमिटेड सोच वाले, तो अनलिमिटेड रिश्वत। अनपढ़ नेता ने किसने घोटाला किया है आज तक, किसी ने, हमने वही तो बोला ना, अनपढ़ है इसलिए कम से कम। देखो एक चीज बताते हैं, जो व्यक्ति अनपढ़ होता है, जैसे करप्शन की अगर हम बात करें ना, करप्शन की बात करें, करप्ट सिस्टम में जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, करप्ट सिस्टम में कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। कांस्टेबल पूरा जोर लगा देगा, 500 रुपए से ज्यादा नहीं ले पाएगा, और अगर आप एसपी के पास पहुंच गए तो शुरुआती 5 लाख से होगी। ठीक, दूसरा एक और सिस्टम होता है, कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि ऊपर वाला भी देख रहा है। पढ़े लिखे के दिमाग में ऊपर वाले का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि बस वही ऊपर वाला है, उससे ऊपर कोई है ही नहीं। ठीक, एक और आपको कंसेप्ट बताते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आईएएस हिंदी मीडियम वाले ही बनते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी बनते हैं। हिंदी मीडियम से ज्यादा करप्ट ऑफिसर इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, क्योंकि उनकी जो भौतिकतावादी संस्कृति होती है ना। हिंदी मीडियम वाला कहां से आया, यूपी बिहार मध्य प्रदेश के गांव से निकल के वो आईएएस बन गया, उसे जो सुविधाएं मिली है ना वही बहुत है उसके लिए, उसे तो वो सुविधाएं जो मिल गई हैं, आईएएस की जो बत्ती मिल गई, इससे ज्यादा उसने सोचा ही करता है। हिंदी मीडियम वाले से पूछना आईएएस क्यों बनना चाहते हो, उसे बस वही चकाचौंध चाहिए, वो बत्ती के लिए। भ्रष्टाचार का तो वो बहुत बाद में सोचता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले को पूरा एनालिसिस रहता है कि आईएएस बनना क्यों है। ठीक है, तो यहां आपके सिस्टम होता है, हालांकि जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक जैसे ही हो, लेकिन अभी तक का जितने भी आपके ऑफिसर्स रहे हैं ना, उनका एनालिसिस आपके ये बताता है कि हाँ, होता क्या है कि जब आप मटेरियलिस्टिक कल्चर में आ जाओगे, भौतिकतावादी संस्कृति में, तो मटेरियलिस्टिक कल्चर आपको आप करप्शन की तरफ ले ही जाएगा। ठीक, इथिकल कल्चर हमेशा आपको करप्शन से क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, तो लोकसभा में 545 मेंबर है तो 15% देख लो, 82 मिनिस्टर होंगे मैक्सिमम। कैसे आ जाएंगे, बीजेपी में 300 एमपी है, सारे थोड़ी मंत्री बन जाएंगे, बनेंगे तो नहीं। ठीक है, तो ये हुआ आपके गवर्नमेंट सेंटर। अब इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई और डाउट यहां तक? नहीं, ठीक है, तो
कल की क्लास में इससे आगे